नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी और सबसे बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश की आज की खबर है वो खबर जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं नरेंद्र सलूजा जी, एक ऐसे सीनियर लीडर जो कमलनाथ जी के बहुत ही करीबी नेता के तौर पर देखे गए और सोशल मीडिया की समझ और एक प्रवक्ता के दायित्व को जिस बेहतरी से वो समझते रहे हैं, जिस तरीके से वो समझकर आगे बढ़ते रहे हैं, उसके एक माहिर राजनेता के तौर पर वो जाने गए। लेकिन करीब एक पखवाड़े पहले इंदौर में एक घटनाक्रम होता है जब सिख समाज के कार्यक्रम में एक ज्ञानी जो उस कार्यक्रम में कानपुर से उत्तर प्रदेश से आते हैं, कमलनाथ जी भी उस कार्यक्रम में जाते हैं और उनका वो ज्ञानी विरोध करते हैं और 1984 के सिख दंगों की बात उठती है। कमलनाथ जी की तरफ भी उंगलियां उठती हैं और उसके बाद ये मामला सुर्खियों में भी आता है और बाद में पीछे भी चला जाता है। लेकिन जो नरेंद्र सलूजा जी हैं, जो सबसे बड़ी घटना मध्य प्रदेश के आज के सियासी घटनाक्रम की है, वो इससे काफ़ी आहत होते हैं, काफ़ी पीड़ित होते हैं और अंदर खाने की खबरें ये भी हैं कि शायद पार्टी में भी उन्हें उस घटनाक्रम को लेकर कहीं प्रताड़ित किया जाता है और कहीं उनके ऊपर ये अभियोग लगाने की कोशिश भी होती है कि ये जो इंदौर का घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम को मीडिया में जगह कैसे मिल गई। अब ये कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है, ये टीका टिप्पणी इस पर मैं अधिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसको लेकर मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन नरेंद्र सलूजा जी का भारतीय जनता पार्टी में आना, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये देखिए, मैं इसको कहूँगा ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इतना दिग्गज नेता मध्य प्रदेश का मुखिया ये बात कह रहा है, इससे नरेंद्र सलूजा जी के कद को समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक चुनौती है कि आखिर क्यों एक के बाद एक नेताओं का जाना हो रहा है और उस समय जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने परिवार सहित भारत जोड़ो यात्रा के लिए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक झटका बेहिचक मैं कहूँगा कांग्रेस के लिए। चलिए, आज हमारे साथ हैं नरेंद्र सलूजा जी, उनको इंदौर निकलना है, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। स्वागत करता हूँ नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, जितना मैं आपको समझता हूँ, ये निर्णय लेने के पहले काफ़ी दुविधा रही होगी, काफ़ी दिमाग में चीज़ें रही होंगी, क्योंकि आप एक सरल भावना प्रधान, क्योंकि मुझे वो भी समय याद है जब कुछ गलतफहमियाँ हुई थी और आपने थोड़ी सी दूरी बनाई थी पार्टी से और आपको ये लग रहा था कि आपको हाथों हाथ वो नेता तो लेंगे ही जो आपसे स्नेह रखते हैं। लेकिन कई बार राजनीति में चीज़ें बदलती हैं। इस निर्णय तक आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिए, 1 मई 2018 को जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो सबसे पहले नियुक्ति मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में मेरी हुई थी। जब मैंने उनके साथ काम करना प्रारंभ किया तो मुझे कई सिख नेता मिलते थे या सिख समाज के व्यक्ति, तो वो कहीं ना कहीं 84 का जिक्र करते थे और कमलनाथ जी का नाम जगदीश टाइटलर, हरकिशन लाल भगत और सज्जन कुमार के साथ लेते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि चूंकि मैं कमलनाथ जी के साथ उन्होंने एक सिख व्यक्ति को बनाया, तो शायद ये हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित आरोप हो और इस तरह की बातों में सच्चाई नहीं हो, मैं उसको हल्के में लेता था। लेकिन जो इंदौर की घटना है, यदि बात करें तो 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था, जिसमें कमलनाथ जी का इंदौर दौरा था। तो उन्होंने खालसा स्कूल स्थित दीवान में मत्था टेकने का निर्णय लिया, जहां स्थानीय कमेटी ने उनका स्वागत किया, सिरोपा भेंट किया, उनका वेलकम किया, उन्हें मोमेंटो दिया। बात करें तो उस दीवान के अंदर करीब 20 से 25 हज़ार संगत मौजूद थी और उस दीवान के अंदर कीर्तन करने के लिए मनप्रीत सिंह कानपुरी, जो सिख समाज के प्रसिद्ध कीर्तनकार है, जो कानपुर से आते हैं, जिनकी विश्व भर में जिनको सम्मान से देखा जाता है, जिनके काफ़ी बड़ी संख्या में प्रशंसक है, वो भी आए थे। जब हम अंदर कमलनाथ जी को लेके गए और जब अंदर उनका स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, तब हमें जानकारी नहीं लगी, बाद में जो लोगों ने बताया कि कीर्तनकार जी जैसे कार से आए कीर्तन करने के लिए और उन्होंने देखा ये भीड़भाड़ क्यों है, कौन वीआईपी आया है। जब उनको बताया गया कि कमलनाथ जी दीवान में मत्था टेकने हैं, उनका स्वागत हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत आपत्ति दर्ज करी कि कैसे आप लोग ये काम कर कैसे सकते हैं। जिस आदमी का 84 के दंगों में नाम है, आप उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं, आप उनको बुला कैसे सकते हैं, आप उनको सम्मान कैसे दे सकते हैं। मैं तो ऐसे कार्यक्रम में कीर्तन नहीं करूंगा और मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से उनको सिख समाज के जो प्रबंधक कमेटी वो समझाती रही, 15-20 मिनट समझाइश का दौर चलता रहा, वो मानने को तैयार नहीं हुए। हम जब तक अंदर स्वागत कार्यक्रम में थे, जब स्वागत कार्यक्रम के बाद हमने कमलनाथ जी को छोड़ा और लंगर करने गए,
जब हमें पीछे से पता चला कि उन्होंने जो उपस्थित संगत थी उनके बीच में एक उनका वीडियो आया जो उन्होंने कहा सबके बीच में संबोधन 11 मिनट का उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रबंधकों को भी कोसा कि कैसे आप ऐसे शख्स का स्वागत कर सकते हैं जिसका नाम 84 के दंगों में है, और मैं बहुत आहत हूँ। और उन्होंने कौम को भी ललकारा, उन्होंने लोगों से भी कहा कि आपने ये होने कैसे दिया, मैं भी विरोध कर रहा हूँ, आप भी विरोध कर सकते थे। ये बेहद आपत्तिजनक है। जिस व्यक्ति का 84 के दंगों में भूमिका आप स्वागत कर रहे हैं, आप कौम के साथ गलत कर रहे हैं। और मैं प्रण लेता हूं कि आज के बाद ऐसा कृत्य होने के कारण मैं इंदौर की धरती पे पैर नहीं रखूंगा, मैं कीर्तन करने नहीं आऊंगा। ये जानकारी हमको नहीं लगी, हम जब लंगर से आए तब हमको लोगों ने बताया, फिर उनका वीडियो वायरल हो गया जो हमने देखा। तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो विश्व भर के सिख नेताओं के बयान आए, पंजाब के, दिल्ली के जितने बड़े सिख नेता हैं, सिरसा जी से लेकर सबके बयान आए, सबने 84 के दंगों का वापस से जिक्र किया, कमलनाथ जी की भूमिका का जिक्र किया कि किस प्रकार दिल्ली का जो गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी स्थल रकाबगंज गुरुद्वारा है, वहाँ जो भीड़ जिसने हमला किया था उसका नेतृत्व तो कमलनाथ जी कर रहे थे, उसका जिक्र किया। जब इतने लोगों की बातें सुनी तो ये मन में विश्वास हो गया, प्रमाणित हो गया कि वास्तव में कमलनाथ जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इतने लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। कीर्तनकार बोल रहे हैं, सिख नेता बोल रहे हैं, सिख धर्म के लोग बोल रहे हैं, और जो लगातार लोगों ने घटना का जिक्र किया, फिर एक पुस्तक भी के अंश भी वायरल हुए जिसके अंदर कोई रॉ के ऑफिसर थे, सिद्धू उनकी पुस्तक थी, जिनके क्राइम रिपोर्टर संजय सूरी ने एक गौतम कोल जो अधिकारी थे पुलिस आयुक्त उनके हवाले से लिखा, कमलनाथ जी की मौजूदगी का उस स्थल पर जिक्र किया। तो यह सब सामने आने के बाद तो मन झकझोर गया, और ये उसी दिन यह तय कर लिया था कि अब ऐसे नेता के साथ ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। आप देखें 8 तारीख के बाद मेरी सोशल मीडिया में जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ, रोज 20-25 ट्वीट करता हूँ। 8 तारीख के बाद मैंने कोई ट्वीट नहीं किया कांग्रेस पार्टी के लिए, कमलनाथ जी के लिए। 8 तारीख से चूंकि मैं कमलनाथ जी का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं तो कांग्रेस के संदेश और उनकी सब बातों को प्रसारित करता हूं। 8 तारीख से आप कोई भी व्हाट्सएप उठा के कोई भी मीडिया का आदमी देख लें, मैंने कोई संदेश वायरल नहीं करा, कांग्रेस की कोई न्यूज जारी नहीं करी, फेसबुक पे कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं लगा, कमलनाथ जी का फोटो नहीं लगाया। और 8 तारीख से मैंने कांग्रेस कार्यालय भी आना बंद कर दिया और अपने आप को अपने घर तक सीमित कर लिया। कई दिन तक सोया भी नहीं, क्योंकि मनप्रीत सिंह कानपुरी जी के शब्द कानों में गूंज रहे थे। जो सिख नेता बार बार सिख दंगों का जिक्र कर रहे थे, उनके शब्द गूंज रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद अब इस समय आ गया है कि ऐसे नेता को छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नेता की भूमिका सामने आ रही है। और यदि उस नेता के साथ हम रहते हैं, उस पार्टी के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मानवता के साथ खिलवाड़ करते हैं, इंसानियत के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम हिंसा को संरक्षण देते हैं। और ऐसे नेता जो के साथ रह के हम हमारे समाज के साथ भी खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए धर्म और समाज होना चाहिए। तो इसलिए निर्णय लिया जी सरोजा साहब। लेकिन इसमें जो सवाल पूछा जा रहा है कि कमलनाथ जी पर ये आरोप इसके पहले भी लगा, तमाम बातें थी, आप भी एक सिख नेता के तौर पर उनके बहुत करीबी सहयोगी थे, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? लोग थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी पर ये बातें पहले भी उछली हैं, ये जो सारी बातें आपने कही हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी नाराज़गी आप बता रहे हैं कि जो सिख ज्ञानी थे उनके बाद ये घटनाक्रम हुआ, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि ये कारण नहीं हो सकता है, लेकिन क्या आपकी लगातार जो उपेक्षा हो रही थी, कमलनाथ जी से आपकी दूरियां बढ़ रही थी, और हमने ये भी सुना कि इसको बढ़ाने में कुछ इंदौर के नेताओं का या भोपाल के नेताओं का भी हाथ रहा, जो राजनीति में बहुत सहज बात है, कांग्रेस में ही नहीं बीजेपी में भी ये प्रतिस्पर्धा हर जगह है। लेकिन आप क्यों दुखी थे? क्या आपको लग रहा था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान अपमान से तो जुड़ती है। देखिए, राजनीति के अंदर प्रतिस्पर्धा चलती है और निपटाने का खेल तो चलता है, ये तो सभी दूर चलता है, तो निश्चित तौर पे ये खेल तो यहाँ भी चल रहा था। लेकिन उसके कारण मैंने कभी पार्टी छोड़ने का निर्णय नहीं लिया, उसके कारण मैंने कभी कमलनाथ जी को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। यह जो निर्णय लिया मैंने सिर्फ 84 के दंगों को लेकर लिया। बाकी यदि बात करें तो जब 27 मई को मीडिया विभाग का गठन हुआ था, जब भी मैंने नाराजगी के कारण इस्तीफा दिया था, मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ था, बाद में मुझे वापस बुलाया गया, मैं वापस आया, 2 दायित्व दिए गए, काम कर रहा था। 7 तारीख तक कमलनाथ जी का काम करा, 8 तारीख को सुबह तक उनका काम किया, लेकिन इस घटना के बाद मैंने कोई काम नहीं किया। 13 तारीख का एक पत्र हमने देखा है जिसमें आपके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई ये कहते हुए की गई है 6 वर्ष के लिए कि आप लगातार पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं को लेकर पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं। क्या ये भी कारण माने हम इसके पीछे? देखिए, मैं समझता हूं कि मीडिया को तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि मेरा एक भी बयान किसी भी नेता के खिलाफ हो तो वो सार्वजनिक होना चाहिए। कि बयान दूंगा तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होगा, अखबार के प्लेटफॉर्म पे होगा। दूसरी बात, यदि मुझे 13 तारीख को निष्कासित किया गया तो कांग्रेस पार्टी के सारे पत्र, सारी सूचना 13 तारीख को ही वायरल हो जाती है।
तो आज 25 तारीख हो रही, जब मैंने भाजपा में प्रवेश कर लिया, उसके 3 घंटे बाद ये पत्र वायरल होता है। चलो मान लिया जाए कि मुझे 13 तारीख को निष्कासित कर दिया जाता, तो क्या 25 तारीख की सुबह तक मेरी प्लेट कांग्रेस कार्यालय में लगी रहती, मेरा कमरा सुशोभित रहता, मेरी कुर्सी खाली पड़ी रहती, मेरी टेबल खाली पड़ी रहती, वहाँ किसी और को नहीं बिठाया जाता? क्या कमलनाथ जी आज ट्विटर पे आज सुबह तक मुझे फॉलो कर रहे होते? आज भी मुझे एमपी कांग्रेस फॉलो कर रही थी सुबह तक। आज भी मुझे कांग्रेस के कार्यक्रमों की विधिवत सूचना दी जाती। परसों भी एक बैठक की सूचना दी गई। प्रतिदिन कांग्रेस के प्रेस नोट मुझे भेजे जाते हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों की जानकारी भेजी जाती। तो क्या संभव है कि मुझे 13 तारीख को निकालने के बाद कमलनाथ जी मुझे फॉलो करें, एमपी कांग्रेस मुझे फॉलो करे, जेपी अग्रवाल मुझे फॉलो करें, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों की सूचना, बैठक की सूचना, भारत जोड़ो का मेरा पास बने, मुझे लगातार बुलाया जाए? तो क्या संभव है? और मेरी प्लेट लगी रहे कांग्रेस कार्यालय में, क्या निष्कासित आदमी की प्लेट लगी रहती, उसका कमरा रहता, उसकी कुर्सी खाली पड़ी रहती, निष्कासित हो जाता? और मैं तो उम्मीद ही कर रहा था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि 8 तारीख के बाद मैंने काम करने का मन खत्म कर लिया था। 8 तारीख के बाद मुझे कई नेताओं के फोन आए कि इस मामले पे, 84 के मामलों पे आप कीर्तनकार के विरोध में बयान दें, सिख नेताओं के विरोध में बयान दें, कमलनाथ जी के पक्ष में दें। मैंने मना कर दिया साफ। उसके कारण मेरे प्रति नाराजगी भी थी कि हमारे पक्ष में खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। 13 तारीख को ये बात उड़ाई गई कि मुझे मौखिक तौर पे मना कर दिया गया काम करने को। तो मौखिक क्या होता है? आप देखें, किसी भी राजनीतिक दल में नियुक्ति लिखित में होती है, हटाए लिखित में जाता है। ये मौखिक तो पहली बार इतिहास में सुनने में आ रहा कि मौखिक तौर पे मना कर दिया। ये कब सूचना दी गई आपको कि मुझे कोई नहीं दी गई, ऐसा व्हाट्सएप पे चला गया 13 तारीख को 5 दिन बाद घटना के आपको मौखिक तौर पे ऐसा व्हाट्सएप पे चला। जबकि इसको लेके चंद्रप्रभाष शेखर जो संगठन के प्रभारी, उनका बयान भी मीडिया वालों ने लिया, जो मेरे पास मौजूद भी। उन्होंने कहा इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ और कोई लेटर जारी नहीं हुआ। मुझे हटाने का 2 लोगों को अधिकार था, कमलनाथ जी को और चंद्रप्रभाष शेखर जी को। दोनों का कोई पत्र वायरल नहीं हुआ। यदि मुझे निष्कासित कर देता तो पहले बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मेरा पार्टी छोड़ने के बाद निष्कासित कराएं। 8 तारीख के बाद तो मैं इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुझे पद से हटाए, मैं छोड़ूं उसके पहले पार्टी मुझे पद से हटा दे, ताकि मैं एक मन में जो बोझ है वो खत्म हो जाए, मैं अपना अगला रास्ता इख्तियार कर सकूं जो मैं सोच में पड़ा हुआ था। लेकिन जब 25 तक पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैंने पद छोड़ने का और भाजपा ज्वाइन का निर्णय लिया। शायद ये 13 को निकाल देते तो मैं 14 कोई पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेता, 15 कोई कर लेता, 25 तक भी रुकना नहीं पड़ता मुझे। एक कांग्रेस नेता आपकी पार्टी के, उन्होंने बंसल न्यूज से कहा, नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर, उनका आरोप समझ लीजिए, उन्होंने कहा नरेंद्र सलूजा जी लंबे समय से बीजेपी के साथ मिलकर चल रहे थे, ये उनका आरोप है। और कमलनाथ जी तक भी ये बात, ये शिकायत पहुंची और ये एक बड़ा कारण रहा कि धीरे धीरे आप पार्टी में किनारे गए। इसको आप एक षड्यंत्र के तौर पर देखते हैं या आप मानते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है वो जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, मेरे काम की गवाह तो खुद मीडिया है, मेरे काम की गवाह खुद कांग्रेस है, मेरे काम की गवाह खुद भाजपा है। शायद मैं समझता हूँ पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे आक्रमण मैंने किए हैं। मेरे आक्रमणों में मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम नेता थे। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में होता तो शायद मेरे बयान कुछ नेताओं तक सीमित होते, जिनसे मेरा समझौता था उनके खिलाफ बयान नहीं देता। मैंने तो एक दिन में ही मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री तीनों के खिलाफ एक दिन में बयान दिए। मेरा समझौता होता तो शायद ये देखने को नहीं मिलता। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के जो वर्तमान कई पदों पर बैठे नेता हैं, अब उनके बयान देख लें। कई नेताओं के खिलाफ तो उनके बयान नहीं आते, समझौता तो उन लोगों का हो सकता है। और मैं कहता हूं चलो इस बात को सच भी मान लिया जाए कि मेरा समझौता है, जो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर मेरे को पार्टी में क्यों रखा अभी तक? पद क्यों दिए 2-2? क्या भाजपा से मिले हुए लोगों को, जिनको वो गद्दार कहते हैं, यदि मुझे वो ये मान रहे हैं, तो 2-2 पद क्यों दिए? मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष, मीडिया कोऑर्डिनेटर। 7 तारीख तक मैं कमलनाथ जी से बात कर रहा हूँ, 8 तारीख को इंदौर में उनके साथ हूँ, उनके साथ मत्था टेक रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ। तो क्या ऐसे लोगों को पास में बिठाया जाता है? ऐसे लोगों को पद दिया जाता है? ऐसे लोगों के तो कब से पर कतर दिए जाते हैं, उनको तो पद से हटा दिया जाता है। जबकि कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति का, महत्वपूर्ण व्यक्ति का काम मेरे पास था। तो यदि मैं भाजपा से मिला होता तो क्या कमलनाथ जी 8 तारीख तक या 25 तारीख तक मेरे पास काम रहने देते? कब से मुझे दूर कर देते, हटा देते। कमलनाथ जी से आपकी बात कब हुई थी? 9 तारीख को मेरी उनकी बात हुई थी, इस घटना के दूसरे दिन। जी, उन्होंने क्या कुछ कहा था? उन्होंने इंदौर की घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त करी थी कि इंदौर की घटना कैसे हो गई, और ये वीडियो भी चला, खूब चला, विश्व भर में चला, अखबारों में खूब आया। तो मैंने उनको कहा कि इतनी पब्लिक में यदि कोई बात कही जाती है तो रुकती नहीं है, लेकिन उस घटना की आपको जांच करानी चाहिए कि इस घटना के पीछे यदि आपको किसी पे शक हो तो उसकी जांच कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद मैं इसकी जांच कराऊंगा, कोई 2 लोगों की कमेटी बना के इसकी जांच कराऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद जब मैंने आना बंद कर दिया, मैं पीसीसी नहीं आया, तो मुझे दिग्विजय सिंह जी का भी फोन आया और कई बड़े नेताओं के, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, फोन आया। सबने मुझे कहा कि आप पार्टी में वापस आके काम करो, वो काम संभालो, आप आ क्यों नहीं रहे हो?
लेकिन मैंने सबको हाँ करी, लेकिन मैं कभी लौट के नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आप जैसा बता रहे हैं कि इंदौर की घटना 8 नवंबर की एक बड़ा कारण आपके मन में क्षोभ उपजा, लेकिन ये भी सच्चाई तो दिखती है सलूजा साहब की, कहीं आपको किनारे करने की जो एक कोशिश पार्टी में रही, आप उससे भी लगातार रहा थे। क्या कमलनाथ जी से कभी इस विषय पर आपकी बात नहीं हुई लंबी चौड़ी कि सरकार भी जा चुकी है, कई नेता पार्टी आपके सरकार गिरने के बाद भी पार्टी छोड़ चुके हैं, आखिर ये हालात पार्टी में क्यों बन रहे? क्या कभी इस तरह की चर्चा, इस तरह का डायलॉग कमलनाथ जी या पार्टी के चंद्र प्रभाष शेखर जी या तमाम लोगों के साथ कभी हुआ आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं तो एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ, निष्ठावान और ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं, काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों को सदैव हाशिए पर रखा जाता है, यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई जाती है। यदि ये नहीं होती तो शायद मैं समझता हूं कि सिंधिया जी भी पार्टी नहीं छोड़ते, उनके साथ इतने विधायक भी पार्टी नहीं छोड़ते, और अभी राष्ट्रपति के चुनाव में इतने विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करते, और अभी छोड़ने का सिलसिला जारी है। चाहे देश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं की कार्यशैली, उनका घमंड, उनका अहंकार, उनकी तानाशाही रवैया जो है, ये इसका कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, कमलनाथ जी के साथ मैंने जितने समय भी काम करा है, उसकी गवाह मीडिया है, उसकी गवाह प्रदेश की जनता है, कांग्रेस जन, बेहद ईमानदारी से काम किया है, रात दिन लगाए। घर छोड़ के मैं जिस दिन मुझे 1 मई 2018 को जवाबदारी दी गई थी, चूंकि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार काम धंधा सब इंदौर, लेकिन सब छोड़ के एक आवाज़ में आ गया। पूरे टाइम यहाँ काम करते रहा। यहाँ काम करने के बाद कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, अस्पताल में भर्ती तक हुआ, बीमार पड़ा, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे को तो वो भी समय ध्यान है जब चुनाव 2018 के शुरू होने वाले थे, चुनाव नज़दीक थे और मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अस्पताल में इंदौर में भर्ती हो गया। तो मुझे कमलनाथ जी का फ़ोन आया था कि अस्पताल में हो, क्या हो गया है? बोले मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। एक उनका कोई ट्वीट ट्रोल हो गया था बांग्लादेश वाला, जो मेरी अनुपस्थिति में किसी और ने किया था, तो उसको लेके भी उन्होंने कहा था कि तुम अस्पताल से छुट्टी लेके आओ। तो मैंने कहा था डॉक्टर अनुमति नहीं दे रहा। उन्होंने अनुमति लो, चुनाव सिर पर है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैंने डॉक्टर से अनुमति ली। डॉक्टर ने कहा अकेले रहना आपका मुश्किल है, आपको दवाइयाँ लेना पड़ेगी। उस समय मुझे चूंकि स्टेरॉइड दिया जा रहा था तो मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे, शुगर हाई हो रही थी। तो उसने कहा कि दिन में 3 बार आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना पड़ेंगे, शुगर टेस्ट करना पड़ेगी और 2 घंटे बाद, तो आप अकेले नहीं रह सकते। तो मैं, मेरी पत्नी, बच्चे मेरे पढ़ने वाले थे, छोटे थे, लेकिन मैं मेरी पत्नी को आग्रह करके बच्चों को और बुजुर्ग माता जी को छोड़ के मैं पत्नी को लेकर भोपाल आया। 1.5 महीने तक मेरी पत्नी मेरे साथ में रही। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज खुलासा कर रहा हूँ, पीछे केबिन में जाता था, शर्ट ऊपर करके अपने हाथ से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता था, शुगर टेस्ट करता था, लेकिन किसी मीडिया वाले को, किसी को पता नहीं चलने देता था कि मैं 3 बार पीसीसी में बैठ के इंसुलिन लगा रहा हूं, मुझे दवाई दी जा रही है और स्टेरॉइड दिया जा रहा है और मेरी इससे तबीयत, बीपी और शुगर हाई हो रहा है। लेकिन मैंने 1.5 महीना चूंकि चुनाव का बचा है, लेकिन कमलनाथ जी का आदेश था तो मैंने उस आदेश को भी स्वीकार करा, दवाई लेके पड़ा रहा। सरकार बनी और उसके बाद मेरी दवाइयाँ भी बंद हुई, 1 महीने बाद तबीयत भी ठीक हुई। तो मैंने वो दौर भी गुजारा, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी में कोई कमी नहीं आंदी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कोई भी मीडिया का साथी है कांग्रेसन बता दे कि मेरे कारण कमलनाथ जी को कभी तकलीफ हुई हो, किसी ट्वीट में या किसी बयान में, या मेरे कारण कभी उनको नीचा देखना पड़ा हो, या मेरे किसी बयान से ट्रोल हुए हों, या मेरे किसी बयान से पार्टी का नुकसान हुआ। मैंने तो हमेशा अच्छे ही करने की कोशिश करी और हमेशा कमलनाथ जी के साथ ईमानदारी से ही काम किया है। लेकिन ईमानदारी का सिला मुझे समय समय पर क्या मिला वो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। मैं चूंकि वो किताब बंद हो चुकी है, न उसका खुलासा करना चाहता हूँ, न उन्हें कोसना चाहता हूँ। मैं तो ईश्वर सबका भला करे, जो उन्होंने मेरे साथ किया वो भी ठीक, हर चीज़ में खुश हूँ। मैं तो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी से किसी टर्म्स एंड कंडीशन की कोई बात हुई है, या आपने बिना किसी कंडीशन के? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि शायद मेरी ऐसी भाजपा में प्रवेश होगा जिसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शर्त नहीं। ऐसे कार्यकर्ता बन के प्रवेश लिया, कोई शर्त नहीं, जो दो ठीक, जो नहीं दो ठीक, कार्यकर्ता बन के काम करूंगा, दरी बिछाने का काम दोगे, झंडा उठाने करूंगा। बस मैंने एक ही बात कही कि ईमानदारी का और कार्य का वो निष्ठा की वैल्यू होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं आपको काम करके बताऊंगा, बस काम का सम्मान हो, बस यही मेरी एक शर्त है और कोई शर्त नहीं है। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह जी का भी दावा है और ऐसी चर्चाएं भी रही हैं, क्या आपके पास भी कोई जानकारी है कि कुछ विधायक या कुछ और बड़े नेता राहुल गांधी जी की इस यात्रा के दौरान पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं? देखिए, अभी का तो नहीं कहता हूँ, लेकिन यह तय है कि इस यात्रा के बाद बड़ा भूचाल मध्य प्रदेश की राजनीति में आएगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग कांग्रेस में असंतुष्ट गुट होता जा रहा है, नाराज होता जा रहा है। कहीं न कहीं नेतृत्व की कार्यशैली को लेके, कहीं न कहीं जिस प्रकार का घमंड में और अहंकार में काम किया जा रहा है,
जिस प्रकार से लोगों को निपटाया जा रहा है, जैसे अरुण यादव जैसे कद्दावर नेता की उपेक्षा करके जिस प्रकार से शेरा एक निर्दलीय विधायक को दायित्व दिया गया, जैसे और कई नेता जीतू पटवारी जैसे हाशिए पर डालने का काम लगातार जो किया जा रहा है, अजय सिंह जैसे नेता, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है और भारत जोड़ो के बाद कोई बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बड़ा गुट तैयार होगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वर्तमान नेतृत्व को एक बड़ी चुनौती जनवरी फरवरी के आसपास मिलेगी। और इस यात्रा के बाद शायद हो सकता है दिल्ली से भी कोई बड़े निर्णय मध्य प्रदेश को लेकर लिए जाए। जी चलिए, ये वक्त बताएगा। बहुत आपने जो फैसला किया है उसके लिए आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपका फैसला है, सुविचारित फैसला है। और ये भी हम देख रहे हैं कि एक दर्द भी है आपके चेहरे पर जी, क्योंकि निश्चित तौर पर जब हम चाहे छोटा सा घर भी बदलें जी, तो एक पीड़ा, एक मन में चीज़ें याद आती हैं, कसकती हैं, टीस होती है मन में। और जिस तरह से आपने अभी ये भावुक कर देने वाला प्रसंग हमको बताया कि आप इंसुलिन के इंजेक्शन पार्टी कार्यालय के पीछे जाकर लेते थे, तो वो कार्यकर्ता जो अस्पताल छोड़कर ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने के बीच में पार्टी के लिए आता है, ये चीज़ बड़ी चौंकाने वाली है कि आखिर चाहे कार्यकर्ता बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, लेकिन वो सिर्फ सम्मान चाहता है। और ऐसा कार्यकर्ता जो अपनी तकलीफ छोड़कर अपने जीवन मृत्यु के द्वंद्व को दांव पर लगाकर पार्टी के लिए काम करता है, तो ये कौन लोग हैं जो बीच में अवरोध बनते हैं? और कार्यकर्ता ही वो नैया है जो पार्टी की नाव को खेते हुए चुनाव की वैतरणी को पार कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन यहाँ का सफ़र उन्होंने तय किया है तो गहरे भावनात्मक झंझावातों से गुजर कर तय किया है। और नरेंद्र सलूजा जी का ये भी दावा है कि इसके पीछे नेतृत्व का जो निर्णय है, नेतृत्व की कथित मनमानी है, नेतृत्व की जो चुनौतियां हैं, उससे कार्यकर्ताओं में असंतोष कांग्रेस में है, ऐसा उनका दावा है। और वो ये भी दावा करते हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़े झंझावात कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। और वो ये भी इशारा करते हैं कि आगे जाकर इसके कुछ बड़े फैसले, पॉलिटिकल टर्मोइल भी कांग्रेस में मध्य प्रदेश में देखे जा सकते हैं। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। तो ये नरेंद्र सलूजा जी थे जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ, बीजेपी के कमल के साथ वो हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस में भी वो कमल के साथी थे और कमलनाथ जी के बहुत अभिन्न सहयोगी के तौर पर देखे गए। और मैं फिर बता दूं कि वो सोशल मीडिया के एक एस शूटर के तौर पर देखे जाते हैं। वन लाइनर, पंच देना, फोटोग्राफ्स को उठाकर उससे एक पूरी पॉलिटिकल स्टोरी को गढ़ने में वो एक बहुत ही माहिर, एक जो आज के दौर का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड होता है सोशल मीडिया और बयान, उसके वो एक बहुत, अब बीजेपी निश्चित तौर पर उत्सुक होगी कि उनकी इस शक्ति और इस स्ट्रेंथ का वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हित में, पार्टी के हित में इस्तेमाल कर सके। लेकिन मध्य प्रदेश का राजनीतिक समरांगण जो है, पॉलिटिकल एरेना जो है, वो 2023 का नरेंद्र सलूजा जी के इस फैसले के बाद एक बार और ज़्यादा रोचक होने की तरफ इसलिए बढ़ा है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में ये जो द्वंद्व है, इसने उस द्वंद्व को और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया है और दोनों के बीच की ये लड़ाई आगे हमें और तेज होती हुई दिखेगी। बहुत शुक्रिया। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।